हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग वर्ड। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। यानी कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है जब वह ऑब्लिकली जाती है। ऑब्लिकली, इस बात को अभी डील करेंगे हम लोग। और देखें, जैसे ये लाइन है, एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब ये लाइट रे आ रही है ऑब्लिकली, ये इंटरफेस हुआ जो दो मीडियम का जो वैसी जगह जो जुटती है, जहां पे दो मीडियम आके जुटता है, मिलता है। यहाँ पे मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, जो मिलता है जिस लाइन पे, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस तो इंटरफेस। अब यहां क्या होता है कि जैसे ये आ रही है तो या तो ये, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ये इसका नॉर्मल है। अब यहां से ये रे अपने उस पुराने पाथ को, ये इसका पहला, ये ओरिजिनल पाथ है, इसको नहीं लेके या तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और या दूसरे केस में ये नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे ये आई और इस पॉइंट पर, ये इंटरफेस पर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट पॉइंट पर ये नॉर्मल है। अब यहां से ये दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो अब यहां देखें, ये मीडियम 1 और मीडियम 2, ये दो कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन ये वाला हुआ, दूसरा कंडीशन इसका ये वाला हुआ। अब यहां क्यों ऐसा होता है? जब मीडियम 1 रेयरर रहेगा, मीडियम 1 रेयरर रहेगा और मीडियम 2 डेंसर रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में जब लाइट रे पास करती है दोनों मीडियम में, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल के तरफ मुड़ती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा वो बड़ा होगा किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यानी कि इस केस में जहां पहला मीडियम रेयरर और दूसरा मीडियम डेंसर, वैसे केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इस कंडीशन में जहां पहला मीडियम डेंसर है और सेकेंड मीडियम रेयरर है, ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो स्मॉलर होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है। तो यहां क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो केस आता है। क्या होता है? द चेंज इन द डायरेक्शन, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। अब ये ऑब्लिकली क्यों है, वर्ड यूज क्यों होता है? कि जब कभी लाइट रे लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर दूसरे मीडियम में इंटर करती है, एट इस कंडीशन में कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होता है, कोई भी नो चेंज इन डायरेक्शन और नो बेंडिंग।
तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे देख सकते हैं, दूसरे में, कि द चेंज इन द डायरेक्शन, ये होता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस, ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों देखी जाती है। तो ये इसलिए देखी जाती है कि जब ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जब एक मीडियम से, अब जैसे एयर है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, वैक्यूम में फास्टेस्ट स्पीड होती है, फास्टेस्ट स्पीड होती है किसकी, लाइट की। और ग्लास में देख लीजिए, ग्लास में स्पीड जो होती है, ग्लास में स्पीड इसकी हो जाएगी कम हो जाती है। जो फास्टेस्ट स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्लास में यही स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड इसकी घट जाती है, वो कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के केस में स्पीड 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे देख रहे हैं, ये स्पीड जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाती है, और इसी डिफरेंट स्पीड के ही चलते रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी सामने आती है। ये पॉइंट जानने योग्य है। और ये प्रॉपर्टी, ये कि क्यों होता है रिफ्रैक्शन, व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जितना भी ज्यादा डिफरेंस रहेगा रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना कम डिफरेंस रहेगा रिफ्रैक्शन उतना कम होगा। तो हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब इसमें देखिए, एयर जिस मीडियम में ये ग्लास स्लैब रखा है, और ये यहाँ पे दो मीडियम हो गया, एक ग्लास हो गया और एक एयर हो गया। ये लाइट रे आ रही है, और ये लाइट रे इंसिडेंट जहाँ होती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर चूंकि अब ग्लास का जो है ये डेंसर मीडिया है। डेंसर क्यों, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी जो होती है वो एयर की डेंसिटी से ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाती है रे। ये नॉर्मल की तरफ आपकी रे मुड़ गई, और फिर जब यहां तक आई, और इसके बाद ये फिर क्या हुआ, जब यहां पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम फिर एयर में जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ हुआ, इंटरफेस ये हुई, और यहां से ये दूर जा रही है, फिर दूर जा रही है। तो यानी कि ये एंगल, अब ये चूंकि पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ पहला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां क्या है, ये आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जब यहां ग्लास से फिर एयर में गई, तो ये बाहर की तरफ फिर नॉर्मल से थोड़ा दूर गई, फिर ये दूर गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो इसको कहते हैं ई, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए यहां पर एंगल से बड़ा है इससे, लेकिन यहां एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ
इमरजेंस के इक्वल होगा। और लेकिन क्या है, अब आप देखिए ये लाइट रे आ रही है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है। अगर कोई यहाँ पर स्लैब नहीं रहता तो ये ओरिजिनल पाथ इस पे सफर कर चलती, लेकिन पहले रिफ्रैक्ट हुई और फिर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया और यहाँ से ये फिर बाहर की ओर निकल गई, तो इमरजेंस हो गया। ये बाहर निकलना यानी इमरजेंस हो गया। तो ये आके यहाँ देखिए ये ओरिजिनल पाथ और इस वक्त के पाथ जो नॉर्मल पाथ जो पहले वाला पाथ था, अगर वो इसका होता ये पाथ और इस दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी दूरी है, तो क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी ये अगर ओरिजिनल पाथ पर अपने ठीक उसी तरह बढ़ती रहती, अगर कोई मीडिया नहीं बदलता, तो ये यहां आती। लेकिन अब क्या है, यहाँ रिफ्रैक्ट होके यहाँ से आई और फिर जब इमरजेंट हुई तो ये इस दोनों के रे में फर्क है, दोनों में थोड़ी दूरी है। इस दूरी को कहते हैं डी, इस दूरी को कहते हैं डी। और डी क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट और सबसे बड़ी खासियत है कि ये लाइन ऑफ इंसिडेंस और ये लाइन ऑफ इमरजेंस, रे ऑफ इमरजेंस जो है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कौन से लॉ है, तो इसमें दो लॉ है। द फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे यानी कि IR, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे यानी RR एंड नॉर्मल एट द पॉइंट यानी कि N। ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, इन सेम प्लेन होते हैं। दे ऑल लाई इन सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मीडिया है, मीडियम 1, मीडियम 2, ये पेयर ऑफ फिक्स मीडिया है। अब यहाँ क्या है कि एक लाइट रे आई और ये रिफ्रैक्ट हो गई, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। तो ये तीनों जो है ये तीनों यानी कि ये नॉर्मल ये IR इंसिडेंट रे, RR यानी रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। अब कैसे होते हैं सेम प्लेन, ये देख लेते हैं। इसमें कोई भी Z एक्सिस नहीं होता है, दोनों XY एक्सिस पे होते हैं, XY एक्सिस पे ही होते हैं। अब इसको देख लीजिए एक एग्जांपल से। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इस पॉइंट का नॉर्मल है। अब ये देखिए ये सेम प्लेन है, एक लाइन में, नहीं इधर भी कुछ नहीं है। ये जैसे ये कभी इधर नहीं मुड़ेगा, इधर नहीं मुड़ेगा, जब भी आएगा ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, यानी कि एक प्लेन में, सेम प्लेन, लाई ऑल दीज थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। इसको हमेशा याद रखें कि ये ऑल दीज थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला ये, सेकंड ये, और क्या होता है, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। अब कैसे कांस्टेंट होता है, अब कांस्टेंट है ये कैसा, जैसे साइन
I upon sin r is equal to कांस्टेंट। यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब साइन आई साइन आर, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक मीडिया है, ये क्या है? ये ग्लास है। कौन सा है? ग्लास है। और यहां क्या है? ऊपर एयर है, यानी कि एयर से ग्लास में कोई लाइट रे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस पॉइंट पर इसका ये नॉर्मल है, तो ये जो इंसिडेंट रे है इसके साथ ये एग्जांपल बनाता है I1, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एंगल बनाती है R1। ठीक इसी तरह से दूसरे केस में देख लें, दूसरा पॉइंट एग्जांपल। अब ये यहां पर क्या है? यहां ए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इसका नॉर्मल है। अब यहां एंगल बन रहा है I2 और रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बन रहा है R2। ठीक, मीडिया वही है, एयर एंड ग्लास। और अब यही चीज देख लीजिए। अब यहां देखिए क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि हमने साइन I1 ले लिया, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। इसी तरह अगर रिफ्रैक्टेड रे का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर और बढ़ा के I3 कर दिया, हमने I3 कर दिया साइन ऑफ, तो साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू, ऐसे ही बढ़ेगा ये, ऐसे ही, चाहे एंगल चाहे हम जो भी लें, उसके साथ एक रिलेशन रिफ्रैक्टिव एंगल के साथ जो रिफ्रैक्शन होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके साथ एक रिलेशन होता है। जो रिलेशन क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर साइन, यहां ध्यान देने की बात है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है यह ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। और यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जैसे हमने एंगल हमने बढ़ा दिया, I1 किया, R1 कर दिया, तो ये साइन I1 अपॉन R1 हो गया। अगर इस केस में I2 और R2 हो गया तो यहाँ इसका हो गया इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 हो गया। अगर हम एंगल और बढ़ा के अगर हम कर देते साइन I3, तो ये रिफ्रैक्शन क्या हो जाता? रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो जाता? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता? R3 हो जाता। लेकिन तीनों ही केस में, या और भी चौथा पांचवा जो भी केस हम लेते हैं, सारे केस में जाकर यह कांस्टेंट ही रहता है। और इसी यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यही लॉ है रिफ्रैक्शन का। हम लोगों ने ये देखा कि साइन I और साइन R
कांस्टेंट है। और यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी को किसने पहली बार डील किया था? वो थे स्नेल। याद रखिए, स्नेल। और स्नेल ने जब डील किया तो इसलिए इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। सेंस ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको हम लोग देख लें। अब साइन आई अपॉन साइन आर क्या हुआ? ये पेयर ऑफ फिक्स्ड मीडिया के में है, यानी कि ऊपर मीडियम 1 और जैसे ये हमारा इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। और ये कांस्टेंट जो हमने लिखा है इसको डिनोट किया जाता है या तो n से, और या कभी कभी इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। हमारे एनसीईआरटी में n से डिनोट किया तो हम लोग n से डिनोट करेंगे। अब देख लीजिए कि ये रे है, इंसिडेंट हुई, और ये इस पॉइंट का नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब क्या है? तो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, यानी कि हम क्या देखते हैं, ये कांस्टेंट कैसा है? इसको 2-1 से लिखेंगे। 2-1 इसलिए कि इस मीडियम का, ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सेकेंड मीडियम का क्या है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि ये सेकेंड मीडियम का, है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first one। इस केस में एक और फॉर्मूला आता है, ये क्या है? अब वो है स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो ये, अगर ये इस मीडियम की डेंसिटी और इस मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, इसलिए लाइट की स्पीड में भी डिफरेंस आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट c1 है तो ये दूसरे मीडियम में इसकी लाइट c2 होगी। तो एक फॉर्मूला और आता है कि n इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 यानी कि इसका इस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि क्या है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, और जब लाइट की स्पीड से हम देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड। यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फॉर्मूला है, जिस पर हमको आगे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। आगे हम देखते हैं
कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एब्सोल्यूट होता है। अगर हम फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम में अगर हम फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम लेंगे, मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, ये देख रहे हैं, अगर हम पहला वैक्यूम लेंगे और दूसरा कोई भी मीडियम ले लेंगे, जैसे ग्लास ले लिया हमने, या वाटर लिया, तो हम देखेंगे कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कंपेयर किससे करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, वैक्यूम। विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम में हम कंपेयर दो के बीच करते हैं, जैसे वाटर ले लें और ग्लास ले लें, या वाटर ले लें या और एयर ले लें और वाटर ले लें, या कुछ और ले लें, जैसे और वाटर ले लें और ग्लास ले लें, तो ये जो रिलेशन रहेगा जहां वैक्यूम के साथ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं होता है, वो कहलाता हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लें जो इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर का है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो भी एब्सोल्यूट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा। तो एयर का है 1.0003, आइस का है 1.31, वाटर का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36, केरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47 और डायमंड का है 2.42। इसी में एक और है, रूबी का है 1.71। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं किसी का कोई यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है यूनिट? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 जो कि वैक्यूम है, और मीडियम 2 जो भी है, इन सबों का है स्पीड ऑफ लाइट in medium 2, in medium 1 स्पीड ऑफ लाइट इसमें, तो ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड। तो ये नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसमें चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इन दोनों केसों में कोई यूनिट नहीं होता है। थैंक यू।